वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, स्पार्स से रिलेटेड एक और अपडेट निकल कर आई है 8 पे कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, जो भी केंद्रीय कर्मचारी है उनसे रिलेटेड एक बिगेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि स्पार्स पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पहली अपडेट रहेगी अक्टूबर महीने की पेंशन के बारे में कि अक्टूबर के महीने में जो पेंशन मिलने वाली है उसमें जो एरियर्स वगैरह है या फिर सितंबर महीने की पेंशन उससे ज़्यादा बढ़ी हो जाएगी या फिर एरियर मिलेंगे या नहीं, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और दूसरा है हवलदार को भी जो एनबी है सब इंस्पेक्टर उनको उनकी पेंशन मिलने वाली है। अब ये पेंशन क्यों मिलने वाली है इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो 2007 में जो पेंशनर्स को जो एमएससीपी की योजना है उसके तहत क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। एक कमेंट आया था मेरे पास एक लेडी का जो कि 68 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनको इंडियन एयरफोर्स में, तो उनको यहाँ पर एडिशनल पेंशन मिलेगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है इसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्पार्स की तरफ से अपडेट आई है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस पढ़ते हैं वीडियो को आगे। पहला पॉइंट है अक्टूबर 2025 की स्पार्स पेंशन का क्या हुआ। ठीक है, अब आपको पहले बता दूं स्पार्स जो पेंशन सिस्टम है उसमें क्या है कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी है, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, उनके कर्मचारियों के लिए एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जो कि आपकी, अब देखिए, जो आपकी अक्टूबर महीने की पेंशन है, ठीक है, आपकी जो अक्टूबर महीने की पेंशन है इसका स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट की तारीख कौन से जो अक्टूबर महीने में कब क्रेडिट होने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सरकारी नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने अंतिम कार्य दिवस यानी कि लास्ट वर्किंग डे को बैंक खातों में जमा की जाती है, यानी कि एक महीने जो महीने का लास्ट दिन होता है उसमें जमा की जाती है। अक्टूबर 2025 की क्या कंडीशन है, चूंकि अक्टूबर का महीना लगभग समाप्त होने वाला है और 31 अक्टूबर अंतिम कार्य दिवस है, इसलिए आपकी जो पेंशन है 31 अक्टूबर 2025 को आपके खाते में क्रेडिट होने की सबसे ज्यादा अधिक संभावना है। यदि 31 अक्टूबर 2025 को बैंक बंद रहता है तो यह उससे ठीक पहले के कार्य दिवस में जमा हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपका बैंक बंद है तो जो ये आपकी राशि है, पेंशन है, ये 29 या फिर 30 अक्टूबर के आसपास जमा हो सकती है अगर बैंक बंद रहता है, या फिर 31 अक्टूबर को आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन भी मिलने वाली है, यहाँ पर महंगाई राहत जो कि डीआर बोलते हैं। अब खुशखबरी भी है, बीएसएनएल जो केंद्रीय कर्मचारी, इस बार अक्टूबर की पेंशन बढ़ी हुई महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ यानी कि डीआर के साथ आने की उम्मीद है। हाल ही में डीआर की दर में वृद्धि की घोषणा की है जिसके चलते आपकी जो पेंशन है वो 30% की बढ़ोतरी से होकर, मतलब पहले 55% थी, 55% में 3% की बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी के बाद आपका जो डीआर है वो 58% हो गया। ठीक है, ये बढ़ोतरी दिवाली के पहले की गई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अक्टूबर में जो पेंशन मिलेगी वह सितंबर में मिली पेंशन से ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब एरियर का भी आपको भुगतान किया जाएगा। कैसे, देखिए, यदि यह बढ़ा हुआ डीआर यानी कि 58% जो जुलाई 2025 या किसी पिछली तारीख से लागू हुआ है तो आपको अक्टूबर की पेंशन के साथ ही जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का एरियर यानी कि जो बढ़ी हुई राशि का बकाया है वो भी लमसम एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो कि सितंबर अक्टूबर है, ठीक है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का जो बकाया है एरियर, जो 3 महीने का बकाया है, ये भी अक्टूबर की पेंशन के साथ ही डीआर के साथ ही आपको एक मुश्त लमसम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होने वाला है कर्मचारियों को। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ी सी कार्यवाही करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए पेंशन के खाते में जमा होने की सटीक जानकारी के लिए आपको इन चीजों की जांच करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि मोबाइल मैसेज, बैंक और पीसीडीए जो स्पार्स से आने वाले जो एसएमएस है, जो आपके मैसेज वगैरह है, जमा होने का संदेश देखना है आपको। और स्पार्स पोर्टल, अपने स्पार्स पोर्टल को लॉगिन करके अपनी पेंशन स्लिप की जांच करें। ठीक है, तो आपकी जो पेंशन स्लिप मिलती है अपने स्पार्स पोर्टल पर आपको जाना है और वहां पर उसकी जांच करनी है। ठीक है, और एक मैसेज का ध्यान रखना भैया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हवलदार को नायाब सूबेदार की पेंशन मिलने का नियम। अब देखिए, यहाँ पर जो हवलदार है उनको नायाब जो सूबेदार है उनकी पेंशन मिलने वाली है, जो सब इंस्पेक्टर है उनकी
यह बिल्कुल संभव है कि हवलदार को नायब सूबेदार यानी कि एनबी सब की पेंशन मिले। यह मुख्य रूप से दो योजनाओं के कारण होता है। एक तो एमएससीपी जो मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन योजना, ठीक है। यह योजना सेना के उन जवानों के लिए है जिन्हें उनके सेवा काल में नियमित रूप से पदोन्नति प्रमोशन मिल पाती है, ठीक है। अब एमएससीपी के लाभ क्या है वो देख लेते हैं। इस योजना के तहत जवान को सेवा के दौरान 3 वित्तीय उन्नयन यानी कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। जैसे कि पहला जो एमएससीपी है 8 साल की सेवा पूरी होने पर मिलता है, दूसरा एमएससीपी 16 साल की सेवा पूरी होने पर मिलता है और तीसरा एमएससीपी 24 साल की सेवा आपको पूरी होने पर मिलता है, ठीक है। अब नायब सूबेदार की पेंशन, जब एक हवलदार 24 साल की सेवा को पूरी कर लेता है तो तीसरा एमएससीपी मिलता है, जो उसके जो वेतन पे वेतन और पेंशन के लिए नायब सूबेदार के पे लेवल यानी कि लेवल 6 के बराबर लाभ दिया जाता है, ठीक है। यदि आपने 24 साल की सेवा पूरी कर ली है तो एमएससीपी का लाभ दिया जाता है, तो आपकी पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो नायब सूबेदार के समान ही होगी, ठीक है। अब मानद नायब सूबेदार यानी कि होनरी नेब सब इंस्पेक्टर होनी एनबी सब का रैंक, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, इस अपडेट में जो पॉइंट है मानद नायब सूबेदार, ये इसका है, ठीक है। जो मैंने नायब सूबेदार स्टार्टिंग में बताया उसका ज़्यादातर नहीं है, ये जो होनरी नायब सूबेदार है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवा के लिए चुनिंदा हवलदारों को सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पर मानद नायब सूबेदार का रैंक प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इस पर पेंशन का असर क्या होता है, इससे मानद रैंक प्राप्त पेंशनरों को भी नायब सूबेदार के पद के अनुसार पेंशन और अन्य लाभ जैसे OROP दिए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। 2007 में सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को MACP का क्या हुआ। जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2006 या फिर उसके बाद जो रिटायर हुए हैं उनके लिए एमएससीपी के नियम लागू होते हैं भाई साहब, ठीक है। तो पात्रता क्या है, पात्र कौन कौन है इसके लिए, कौन कौन हकदार है। चूंकि आप 2007 में रिटायर हुए थे, आप एमएससीपी की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। अब इसका मतलब यह है कि एमएससीपी के तहत आपकी अंतिम एमएससीपी अपग्रेडेशन उदाहरण के लिए 24 साल पर नायब सूबेदार का, ठीक है, के अनुसार आपकी पेंशन को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। अब इस पर कार्यवाही आपको क्या करनी है वो देख ले। यदि आपको 2007 में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के समय एमएससीपी का लाभ नहीं मिला था तो आपको तुरंत स्पार्श पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, यानी कि ग्रीवेंस बोलते हैं, वो करनी चाहिए, या अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करना चाहिए, ठीक है। आपको एमएससीपी के तहत संशोधित पीपीओ यानी कि कोरिंगम पीपीओ जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एमएससीपी का लाभ मिलने के बाद आपको बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ लागू तारीख से लेकर अब तक का एरियर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है 68 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन, ठीक है। अब देखिए एक लेडी ने मुझसे सवाल पूछा था जो कि वायुसेना में है, कमेंट किया था उन्होंने कि मेरी 68 वर्ष उम्र हो चुकी है, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, ठीक है। तो 68 वर्ष के बाद मुझे जो अतिरिक्त पेंशन है, एडिशनल पेंशन मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह गलतफहमी में है, ठीक है, ये गलतफहमी है क्योंकि 68 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन जो मिलती है भारत में केंद्र सरकार और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन यानी कि एडिशनल पेंशन का नियम कुछ इस प्रकार है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत, अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर्स को 68 वर्ष की आयु पर नहीं भैया बल्कि 80 वर्ष की आयु पर पूरी करने के बाद ही यहाँ पर शुरू होता है। आपके पास एक चार्ट आएगा, इस चार्ट में देखिए यहाँ पर एक तरफ सीमा आयु की लिमिट लिखी है, उसके बाद मूल पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि, जैसे जैसे आपकी जो उम्र है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी पेंशन की राशि भी परसेंटेज में बढ़ती जाएगी आपके मूल वेतन के हिसाब से, ठीक है। तो एक तरफ 80 वर्ष या उससे अधिक यानी कि 80 से 85 वर्ष के बीच में अगर आप हो तो 20% बढ़ेगी, 85 से 90 वर्ष की उम्र में हो तो ये तो 30% बढ़ेगी, फिर अगर 90 से 95 वर्ष की उम्र में हो तो 40%, फिर 95 से 100 और 100 से ज़्यादा हो तो 100% ही बढ़ेगी। अब यह 100% तो कोई होता नहीं है, यहाँ पर उम्र जो 90 दी गई है ये लास्ट है, 90 वर्ष से ज़्यादा कोई आजकल जीवित ही नहीं रहता, ठीक है। तो भैया अगर आपका जीवन है, अब इस प्रकार जो चार्ट के हिसाब से आपकी उम्र है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेंशन में परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, जो एडिशनल पेंशन वो मिलेगी, अतिरिक्त वृद्धि। अब यहाँ पर उदाहरण, यदि आपकी मूल पेंशन 20,000 है
80 वर्ष, अब देखिए 80 साल की आयु आपकी पूरी होने पर आपको 20,000 का 20% यानी कि 4,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, अब जो लेडी ने मुझसे सवाल पूछा था उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि 68 वर्ष की आयु में आपको कोई अतिरिक्त यानी कि एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर एडिशनल पेंशन 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलती है। ठीक है, तो आपकी जो कुल पेंशन है वो 24,000 के समथिंग हो जाएगी अगर आपको 20,000 मिल रहा है, और एडिशनल पेंशन 4,000 रुपये मिलेगा 80 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद। तो आपकी जो सैलरी है वो 24,000 रुपये हो जाएगी, मतलब सैलरी नहीं, पेंशन 24,000 रुपये हो जाएगी, जिस पर महंगाई राहत डीआर भी लागू होती है, तो डीआर भी मिलेगी आपको। ठीक है, आपको अपनी वर्तमान पेंशन पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 80 वर्ष की, मतलब 80 वर्ष की उम्र होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसकी प्रतीक्षा आपको उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए ये 4 पॉइंट थे मेरे, जो 4 पॉइंट थे, इनसे रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो या फिर इस अपडेट से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।